हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम पूजा मीना। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम स्टार्ट कर चुके थे हमारे आरआरबी एग्ज़ाम की एक सीरीज़ हमारी चल रही थी। आज हम समझने वाले हिस्टोपैथोलॉजी के बारे में। ठीक है, हिस्टोपैथोलॉजी के हम टॉपिक्स को हम लोग देखेंगे। आज हम जनरल हिस्टोपैथोलॉजी प्लस फिक्सेटिव्स के कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, हमारी एमसीक्यूज़ की जो सीरीज़ चल रही थी, आई नो बीच में 1-2 दिन का गैप हो गया था, बट स्टिल वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज़। ठीक है, तो आज हम हिस्टोपैथोलॉजी के बारे में बात करेंगे। देन पहले हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ठीक है, आपके क्लिनिकल पैथोलॉजी हैं, ठीक है, हेमाटोलॉजी हैं, फिजियोलॉजी, उन सबके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी लिंक्स, तो उन वीडियोज़ को भी आप लोग देख सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पे आए हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को ऐसा ही अमेजिंग कंटेंट यहाँ पे मिलता रहेगा। एंड देन अगर आप लोग चाहो तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल और फेसबुक हैंडल पे भी जाके आप लोग हमें सब्सक्राइब एंड फॉलो कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि द डायग्नोसिस एंड द स्टडी ऑफ डिजीज ऑफ द टिश्यू एंड इन्वॉल्व्स एग्जामिनिंग टिश्यू और द सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप। कहना चाहता है कि ऐसी कौन सी स्टडी होती है, ऐसी कौन सी बेसिक सी बात है, ऐसी कौन सी डिजीज़ होती है जिसकी स्टडी एंड डायग्नोसिस आप करते हो, किसके थ्रू करते हो? टिश्यूज़ एंड आप करते हो टिश्यूज़ एंड दी एग्जामिनिंग द टिश्यू और सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। यानी सिंपल वर्ड में बोलूँ कि माइक्रोस्कोप के अंदर आप टिश्यूज़ और सेल्स को एग्जामिन करते हो, उनका डायग्नोसिस करते हो, उनकी स्टडी करते हो। तो उस पर्टिकुलर स्टडी को क्या कहा जाता है? ठीक है, उस पर्टिकुलर उस चीज़ को क्या बोला जाता है? क्योंकि हम एक चीज़ को डिफाइन करते हैं एक पर्टिकुलर थीम के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट क्या हेमाटोलॉजी है, क्लिनिकल पैथोलॉजी है, हिस्टोपैथोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी है। देखो, जैसा कि आप लोगों को पता है हेमाटोलॉजी क्या होती है। हेमाटोलॉजिकली बेसिकली स्टडी ऑफ द ब्लड को बोला जाता है। ब्लड से रिगार्डिंग जो भी स्टडी हम करते हैं, पीबीएफ बनाते हैं एंड ऑल, उसको क्या बोला जाता है? उसको हेमाटोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, जिसमें आप सेल्स को डिटेक्ट करते हो, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या फिर जितनी भी सेल्स होती है। देन है क्लिनिकल पैथोलॉजी। क्लिनिकल पैथोलॉजी में क्या होता है? बेसिकली आपकी फ्लूइड जो होते हैं, यूरिन एग्जामिनेशन हो गया, बॉडी फ्लूइड्स की जो स्टडी होती है, मोस्ट प्रोबेबली उसको क्लिनिकल पैथोलॉजी की उसमें कंसिडर किया जाता है। देन हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी एक ऐसी, देखो नाम से क्लियर करता है। हिस्टो का मतलब जैसे कि आप लोगों को पता है, हिस्टो का मतलब होता है टिश्यूज़। ठीक है, हिस्टो का क्या मतलब होता है? हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू। एंड पैथोलॉजी मतलब पैथोलॉजी किसको बोला जाता है? पैथोलॉजी का मतलब होता है कि डिजीज़ की स्टडी करने की जो टर्म होती है या स्टडी होती है, उसको पैथोलॉजी कहा जाता है। अब उसमें हिस्टो लग गया मतलब टिश्यूज़, डिजीज़ टिश्यूज़। ठीक है, टर्म याद रखना आप, डिजीज़ टिश्यूज़। ठीक है, डिजीज़ टिश्यूज़ की स्टडी को क्या कहा जाता है? जिस टिश्यू के अंदर डिजीज़ है उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? ये कोई टिश्यू है और इसमें डिजीज़ अटैक, इसमें कोई भी मैलिग्नेंट हो गया या जो भी इसमें कैंसरस सेल डेवलप हो गई, तो डिजीज़ टिश्यू की स्टडी को हम कहते हैं हिस्टोपैथोलॉजी। एंड फार्माकोलॉजी है, जैसे कि आप लोगों को पता है, बेसिकली स्टडी ऑफ द मेडिसिन्स हो गई, स्टडी ऑफ द ड्रग्स हो गई, उसको हम बेसिकली हम फार्माकोलॉजी कंसिडर करते हैं। ठीक है, मेडिसिन्स रिगार्डिंग जो भी स्टडी होती है उसको फार्माकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, मेडिसिन्स अलग होती है एक पूरी कंप्लीट ब्रांच, और एक फार्माकोलॉजी अलग होता है। इसमें ड्रग्स के कॉम्पोजिशन के बारे में समझते हो, और मेडिसिन में क्या समझते हो कि उनकी रिएक्शंस के कोजेस क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सॉरी, इसका आंसर जो हमारा होगा वो सी वाला होगा। ठीक है, आंसर मैंने आपको बताया नहीं था, सी इसका आंसर होगा। सेकंड जो क्वेश्चन हमारा, व्हाट आर द स्पेसिमेन रिजेक्शन क्राइटेरिया। अगर आप हिस्टोपैथोलॉजी या फिर किसी भी स्टडी की बात करते हो, किसी भी ब्रांच की मेडिकल साइंस के अंदर, तो वहाँ पे अगर आपके पास में कोई भी स्पेसिमेन हमारे पास में आ रहा है, तो उसका पर्टिकुलर एक रिजेक्शन क्राइटेरिया होता है कि आपको उसको लैब में नहीं लेना इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो कौन कौन से क्राइटेरियाज होंगे? स्पेसिमेन इज़ नॉट रिजर्व्ड इन ए स्पेसिफिक कंटेनर। क्या स्पेसिमेन को एक जो होता है स्पेसिफाइड कंटेनर के अंदर अगर नहीं लेके आए तो क्या होगा? पेशेंट डिटेल्स ऑन रिक्वेशन एंड द सैम्पल कंटेनर आर डिफरेंट। क्या उन दोनों की जो है जो रिक्वेशन फॉर्म की और जो पेशेंट का कंटेनर है, अगर उसमें डिटेल कहने का मतलब जो उसका बेसिक से रिक्वेशन फॉर्म उसको बोला जाता है जो रिक्वेस्ट फॉर्म होता है। ठीक है, बेसिक आपको यानी पेशेंट का नाम यहाँ कुछ और लिखा हुआ आ रहा है, जिसका फॉर्म है उसमें कुछ और है। ठीक है, फॉर्म के अंदर कुछ और है और कंटेनर के यहाँ पे मेंशन कुछ और है, तो क्या उसको लेंगे हम? ठीक है, द कंटेनर आर इम्प्रॉपरली पैक्ड, और जो कंटेनर हमने टाइटली प्रॉपरली पैक्ड नहीं किया, क्या उसको भी हम लेंगे? दैट मीन इनमें से किसी भी के अंदर अगर सैंपल हमारा आता है ना, तो हम उसको नहीं लेंगे। ठीक है, पहली चीज़ कि स्पेसिफाइड कंटेनर में नहीं आया। ठीक है,
लाइक मुझे ना एक कोई लीवर का सैंपल अगर मेरे पास में आता है तो लीवर के लिए ऐसा तो नहीं कि उसको छोटे से सैंपल के छोटे से जो कंटेनर में आप डाल दोगे या स्पेसिफाइड कंटेनर में नहीं डालोगे, तो उसके लिए प्रॉपरली स्पेसिफाइड कंटेनर होता है हर एक टिश्यू के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, अगर पेशेंट की डिटेल भी मिस मैच हो रही है, यानी फॉर्म के अंदर और कंटेनर के अंदर उन दोनों के डिटेल्स मिस मैच हो रही है तो भी आप नहीं लोगे, ठीक है। एंड द कंटेनर अगर प्रॉपरली पैक्ड होके आपके पास में नहीं आया, क्योंकि देखो प्रॉपरली पैक का ये रीज़न होता है कि उसमें ना फॉर्मलिन प्रेजेंट होती है, ठीक है। किसी भी सैंपल को लाया जाता है देन वो उसके अंदर क्या होती है, फॉर्मलिन प्रेजेंट होती है, ठीक है, उसको प्रिजर्व करने के लिए। तो अगर वो प्रॉपर तरीके से उसमें से आधी से ज़्यादा फॉर्मलिन गिर चुकी है, ठीक है, यानी उसमें जो टिश्यू आपका है वो बहुत ही बड़ा है, ठीक है। टिश्यू जो है, ये कंटेनर है, टिश्यू जो है इतना बड़ा टिश्यू है, ठीक है, और इसमें फॉर्मलिन सिर्फ इतनी से फिल है तो भी हम नहीं लेंगे। दैट मीन इनमें से कोई भी क्राइटेरिया अगर फिल होता है तो हम लोग उस सैंपल को नहीं लेंगे, ठीक है। तो दैट मीन आंसर विल बी डी। नेक्स्ट है डिग्रेडेशन ऑफ बायोलॉजिकल मटीरियल कोज्ड बाय बैक्टीरिया इज कॉल्ड, ठीक है। डिग्रेडेशन ऑफ बायोलॉजिकल मटीरियल यानी बायोलॉजिकल मटेरियल का डिग्रेडेशन है, वो सड़ता है, ठीक है। बेसिकली कोई भी बायोलॉजिकल, कहने का मतलब कोई भी बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, अगर वो बैक्टीरिया की हेल्प से उसका, ठीक है, वो सड़ रहा है, ठीक है, उसका डिग्रेडेशन हो रहा है, तो उस टर्म को क्या कहा जाता है पर्टिकुलर, क्या उसको ऑटोलाइसिस कहा जाता है, पिट्रिफिकेशन कहा जाता है, लिक्विफिकेशन कहा जाता है, या ओपोफाइसिस कहा जाता है, ठीक है। देखो ऑटोलाइसिस का मतलब आप लोगों को पता होगा, तो ऑटोलाइसिस का मतलब क्या होता है, खुद की ये सेल खुद को ही ख़त्म करती है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली कोई बैक्टीरिया यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है, यानी जो मतलब लाइक बैक्टीरिया तो यूज़ होता है लेकिन बैक्टीरिया कहने का मतलब वो उस तरीके से बैक्टीरिया का एनवायरनमेंट नहीं, ठीक है। ऑटोलाइसिस में क्या होता है, प्रॉपर्ली खुद की सेल ही खुद को डैमेज करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट है पिट्रिफिकेशन। पिट्रिफिकेशन ऐसी टर्म होती है जिसमें क्या होता है, बेसिकली कोई भी बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होता है वो बैक्टीरिया की हेल्प से डिकम्पोज होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पिट्रिफिकेशन। एंड आंसर वैसे आपका बी जाएगा। देन लिक्विफिकेशन में क्या होता है कि किसी भी लिक्विड मटेरियल के अंदर डिग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे लिक्विड मटेरियल की बात करनी है तो लिक्विफिकेशन होगा नहीं है, तो आपका जो आंसर जाने वाला है वो बी आंसर जाने वाला है। पिट्रिफिकेशन जो टर्म होती है वो यूज़ की जाती है किसी भी बायोलॉजिकल मटेरियल को डिग्रेडेट किया जा रहा है, किसकी हेल्प से, बैक्टीरिया की हेल्प से। देन हिस्टोपैथोलॉजी लैब विल डील विद, हिस्टोपैथोलॉजी के लिए लैब बेसिकली किसके थ्रू डील करती है। देखो वैसे तो इसमें सब कुछ आ सकता है, आपके सारे ऑप्शन सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम आ सकते हैं, लेकिन अगर आपसे स्पेसिफिकली पूछा जा रहा है हिस्टोपैथोलॉजी पर्टिकुलरली किसके लिए की जाती है, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, हिस्टो का मतलब क्या होता है, टिश्यूज होता है। दैट मीन वी शुड गो विद द टिश्यूज, ठीक है, सेल्स नहीं जाएंगे। सेल्स की स्टडी को आप लोगों को पता है साइटोलॉजी कहा जाता है, साइटोपैथोलॉजी भी कहा जाता है, ठीक है, तो वहाँ जाएंगे। एंड ऑर्गन सिस्टम बेसिकली जो होता है फिजियोलॉजी एंड एनाटमी के अंदर इंक्लूड किया जाता है, बेसिकली फिजियोलॉजी ही उसका मेजर पार्ट होता है। तो यहाँ पे हम पर्टिकुलर आंसर जब हमसे पूछा जाएगा तो हम पर्टिकुलर आंसर देंगे, देन आंसर विल बी द टिश्यूज। एंड टिश्यूज़ की हिस्टोपैथोलॉजी को बेसिकली डील किया जाता है टिश्यूज़ के थ्रू। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ बायोप्सी। बेसिकली अगर आप बायोप्सी करते हो तो उसका पर्टिकुलरली पर्पस क्या है, ठीक है, बायोप्सी क्यों की जा रही है, उसका रीज़न क्या है। बायोप्सी का मतलब आप लोगों को पता ही होगा, किसी भी सेल्स को या किसी भी टिश्यू को बॉडी से रिमूव किया जाता है, ठीक है। जब देखो क्या होता है कम्प्लीटली रिमूव, जैसे कोई भी ट्यूमर यहाँ पे प्रेजेंट है बॉडी के अंदर, मान लेते हैं कहीं पे भी, ठीक है, मान लीजिए आप लीवर में कोई भी ट्यूमर प्रेजेंट है, तो आप कम्प्लीटली लीवर को रिमूव नहीं करोगे, या फिर वहाँ से या जो भी पोर्शन है उसको इस तरीके से कम्प्लीटली आप लोग सो रहे ना रिमूव नहीं करोगे। कंसिडर की फॉर्म एक लीवर है, बार बार स्विच हो रहा है वो स्क्रीन, तो ये है ना, उसके अंदर इतनी पोर्शन में आपका ट्यूमर हो रखा है, तो आप इसको कम्प्लीटली रिमूव नहीं करोगे। आप पहले क्या करोगे, एक छोटा सा हिस्सा यहाँ से पिकअप करोगे, यानी छोटे से हिस्से को काटोगे, उस काटने के एंटायर प्रोसेस को बेसिकली बायोप्सी के नाम से दिया जाता है, ठीक है। अब बायोप्सी अलग अलग तरीके से होती है, ठीक है, फाइन नीडल होती है, कोर होती है, कोर नीडल होती है, बहुत अलग अलग तरह की बायोप्सी जो होती है। अब ये इसका पर्पस क्या है, क्यों करते हैं अपन, डायग्नोसिस ऑफ द मेटास्टेटिक लेजन्स की वजह से किया जाता है, या टू डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन द बेनिग्न एंड द मैलिग्नेंट लेजन्स के लिए किया जाता है, या फिर ग्रेडिंग ऑफ द ट्यूमर और एंड ऑल ऑफ दिस। तो इन किसके लिए किया जाता है, तो बेसिकली आप सभी चीज़ों के लिए क्या करते हो, बायोप्सी करते हो। इनमें से कोई भी चीज़ को अगर आपको डिटेक्ट करना है, ठीक है, ट्यूमर की ग्रेडिंग को डिटेक्ट करना है, या डिफरेंस दोनों ही लेजेंस जो हमारे उसमें डिफरेंस डिटेक्ट करना है, या आपको चेक करना है कि जो भी लेजेंस बना है वो मेटास्टैटिक तो नहीं बन गया, क्योंकि आपको पता होगा मेटास्टैटिक में क्या होता है, एक सेल अगर एक बार उसमें कैंसर सेल डेवलप हो गया तो धीरे धीरे क्या करती है, उसके पास वाले सेल को भी वो उसमें कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देती है। तो इसलिए इनमें से किसी भी चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए बेसिकली बायोप्सी की जा सकती है। नेक्स्ट है केमिकल
रिएजेंट और द ब्रूथ कल्चर शुड बी प्रिपेयर्ड बाय। इनमें से जो केमिकल रिएजेंट्स वगैरह होते हैं या फिर कोई भी केमिकल कोई भी केमिकल सॉल्यूशन आपके पास में रिएजेंट है या फिर कोई भी कल्चर अगर आप लोगों के पास में प्रेजेंट है, देन आप लोगों को जो है मतलब किसके थ्रू आप लोग जो है सैम्पल को पिपेट करने वालों, बेसिकली उसको लेने वालों। माउथ है, पैटी डिश है, पिपेट्स एंड फ्लास्क के। बेसिकली आंसर आपको अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो इसमें छुपा हुआ है, पिपेटेड किया जाएगा आपको इसके थ्रू। ऑब्वियसली पिपेट के थ्रू अपन करेंगे, माउथ के थ्रू डायरेक्टली अपन को कभी भी किसी भी सॉल्यूशन को पिपेट नहीं करना है। पैटी डिश इन्वॉल्व नहीं है, फ्लास्क भी इन्वॉल्व नहीं होगा, देन आंसर विल बी द पिपेट। नेक्स्ट है स्पेसिमेन। स्पेसिमेन क्या होता है? एक तरीके से अगर आप सिंपल शब्दों में कहो कि स्पेसिमेन क्या होता है, द ए अमाउंट ऑफ ब्लड और यूरिन, ए स्मॉल सैम्पल टेकन टू रिप्रेजेंट द होल ऑर्गेनिज्म और द सिस्टम, मटीरियल स्प्रेड ऑन ए स्लाइड और ऑल ऑफ द अबाउ। तो इनमें से क्या होता है? एक स्पेसिमेन क्या होता है? स्पेसिमेन से आप क्या समझते हो? स्पेसिमेन से आपकी, जैसे अब मैं अगर आपको स्पेसिमेन बोलूँगी तो आपकी दिमाग में यूरिन है, ब्लड है, ठीक है, कोई भी टिश्यू आ जाएगा या फिर कोई भी चीज़। देखो स्पेसिमेन का मतलब होता है कोई भी एक सिंगल सेल, ठीक है, उसको हम डिटेक्ट करना चाह रहे हैं किसी भी चीज़ के थ्रू। दैट डजंट मैटर आप किस तरीके से आप लोग डिटेक्ट कर रहे हो, बट आपको डिटेक्ट करना है उसको, ठीक है। दैट मीन ऑल द थिंग्स कम एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, उसको हम क्या कंसिडर करते हैं? हम स्पेसिमेन कंसिडर करते हैं। हमारे लैब में आया है तो उसको हम स्पेसिमेन ही कंसिडर करेंगे। जैसे एक हॉस्पिटल में कोई भी पर्सन आता है दिखाने के लिए तो हम उसको क्या कंसिडर करते हैं? उसको हम पेशेंट की तरह ही ट्रीट करते हैं, ठीक है, उसको हम पेशेंट ही समझते हैं, ठीक है, चाहे उसमें कोई डिजीज़ हो या नहीं हो। अगर हमारे पास में वो आया दैट मीन वो एक पेशेंट है। वैसे ही सैंपल अगर लैब में आता है, वो चाहे किसी भी फॉर्म में, यूरिन आ जाए, ब्लड आ जाए या फिर कोई भी छोटा सा ऑर्गन सिस्टम या ऑर्गन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे छोटा पैरासाइट की स्लाइड हमारे पास में आ रही है तो वो भी हम उसको स्पेसिमेन ही कंसिडर करेंगे। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। नेक्स्ट, व्हाट आर द स्पेसिमेन रिजेक्शन क्राइटेरिया? स्पेसिमेन रिजेक्शन क्राइटेरिया वैसे तो एक पहले भी क्वेश्चन आया था, बट ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। सेम कुछ चीज़ें सिमिलर है इसमें है कि कौन सा इसमें से नहीं होगा, ठीक है। उसमें था कि कौन सा इसमें से होगा। तो पेशेंट डिटेल्स ऑन द रिक्वेशन फॉर्म एंड स्पेसिमेन आर द सेम। क्या दोनों की सेम होना ज़रूरी? ये मैंने आपको पहले समझा चुकी हूँ। डेफिनेटली आप लोगों को दोनों की जो है डिटेल सेम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन स्पेसिमेन आर रिसीव्ड इन द स्पेसिफाइड कंटेनर। क्या स्पेसिमेन को स्पेसिफाइड कंटेनर के अंदर आना ज़रूरी? बिल्कुल आना ज़रूरी है। ब्रोकन स्लाइड्स आर यूज्ड ड्यूरिंग द टिश्यू सेक्शन। क्या ब्रोकन स्लाइड्स को यूज़ करना चाहिए? प्रॉपरली पैक्ड कंटेनर आपका डेफिनेटली होना चाहिए, ब्रोकन स्लाइड्स के अंदर नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों की जो भी ब्रोकन स्लाइड्स है वो नहीं होनी चाहिए। तो आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है वाई आर एटॉप्सी परफॉर्म। बेसिकली एटॉप्सी क्यों परफॉर्म की जाती है? देखो एटॉप्सी जो होता है एक, जैसे आपको पता है हिस्टोपैथोलॉजी स्टडी ऑफ द टिश्यूज होती है, साइटोपैथोलॉजी दैट स्टडी होता है। एटॉप्सी क्या होता है? बेसिकली पोस्टमार्टम की जो एंटायर डिटेल हम लोग रजिस्टर्ड करते हैं एक पर्टिकुलर, बेसिकली आप कह सकते हो ऑटोप्सी जो होती है वो स्टडी ऑफ द पोस्टमार्टम ऑफ द पर्टिकुलर बॉडीज़, या फिर आपको कोई भी डिजीज़ को डेड पेशेंट की डिजीज़, डेड पेशेंट किस वजह से डेड हुआ है, ठीक है, उसकी रीजंस को फाइंड आउट करना, उन सब चीज़ों को बेसिकली ऑटोप्सी के अंदर कंसिडर किया जाता है, ठीक है। टू ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑफ द डिजीज़। इसमें क्या बेसिकली आप इफेक्ट्स ऑफ द डिजीज़ को ऑब्जर्व करते हो, जस्ट मैंने अभी आपको समझाया। टू एक्सट्रैक्ट द कॉज ऑफ द डिजीज़, क्या पर्टिकुलर उसके कॉज ऑफ द डिजीज़ को एक्सट्रैक्ट करने के लिए करते हो। या टू स्टैब्लिश द एवोल्यूशन एंड द मैकेनिज्म ऑफ डिजीज़ प्रोसेस। बेसिकली आप है ना एवोल्यूशन या मैकेनिज्म फाइंड आउट करना चाह रहे हो उस पर्टिकुलर डिजीज़ की, तो उसके लिए ऑटोप्सी की जाती है। दैट मीन ऑल ऑफ दैट के लिए ही आप क्या करते हो? ऑटोप्सी करते हो। इन सभी चीज़ों के लिए ऑटोप्सी की जा सकती है, ठीक है। किसी भी पर्सन की डेथ हो गई तो उसका कॉज जो फाइंड आउट किया जाता है वो ऑटोप्सी की एंटायर प्रोसेस के थ्रू किया जाता है। या फिर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी डिजीज़ की अगर हमें स्टडी करनी है आज, उसकी वजह से किसी पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया जैसे लाइक कोविड, ठीक है, तो उसकी डिजीज़ को स्टडी किया दैन उसकी वैक्सीन बनाएगी, तो उस तरीके से ही ऑटोप्सी वर्क करती है। नेक्स्ट है पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन टू डिस्कवर द कॉज ऑफ द डेथ एंड एक्सटेंट ऑफ अ डिजीज़, ठीक है। जस्ट मैंने अभी आप लोगों को समझाया कि बेसिकली पोस्टमार्टम के एग्जामिनेशन को डिस्कवर करना या कॉज ऑफ द डेथ को डिस्कवर करना या फिर एक्सटेंशन ऑफ डिजीज़ को डिस्कवर करना, वो सारे सारे किस में इंक्लूड किए जाते हैं? ऑटोप्सी में इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। हिस्टोपैथोलॉजी, हेमेटोलॉजी नहीं इंक्लूड किया जाता। देन विच प्रोसेस प्रिवेंट द टिश्यू फ्रॉम ऑटोलाइसिस और द पेट्रिफिकेशन इज़। तो कौन सा प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या होता है कि
मतलब ऑटोलाइसिस एंड पेट्रिफिकेशन जो है उसको प्रिजर्व करता है, ठीक है। यानी कौन ऐसा टिश्यू को प्रिजर्व करने का बेसिकली कौन सा प्रोसेस होता है जिसके अंदर ऑटोलाइसिस एंड पेट्रिफिकेशन को प्रिवेंट किया जाता है, सॉरी नॉट प्रिजर्व, सॉरी प्रिवेंट किया जाता है, आई मिस प्रोनाउंस द प्रिवेंट करना है अपन को ताकि वो ना हो। डीकैल्सिफिकेशन था, स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पे हो गई। डीकैल्सिफिकेशन, फिक्सेशन, टिश्यू प्रोसेसिंग एंड हॉर्निंग, ठीक है। जैसे कि पता है डीकैल्सिफिकेशन क्या होता है, बेसिकली किसी भी बोनिंग स्ट्रक्चर के अंदर से आपको कैल्शियम को रिमूव करना, कोई भी बोन है उसमें से आपको कैल्शियम को रिमूव करने के प्रोसेस को डीकैल्सिफिकेशन बोलता है। फिक्सेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या किया जाता है, किसी भी टिश्यू को प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है। प्रिजर्व किया जाता है किसके लिए प्रिजर्व किया जाता है, ताकि वहाँ पे ऑटोलाइसिस एंड पेट्रिफिकेशन जो है वो ना हो, ठीक है। उसके लिए क्या किया जाता है, फिक्सेशन किया जाता है। टिश्यू प्रोसेसिंग बेसिकली किसके लिए किया जाता है, किसी भी सेल की जो है स्टडी, कोई भी टिश्यू हमारे पास में आया, ठीक है, उसकी स्टडी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे, उसमें चेक करेंगे कि इसमें ना क्या इशू है, ठीक है। इसमें मैलिग्नेंट सेल्स है या फिर कैंसरस सेल्स फॉर्म हो गई है या कोई भी अदर इन्फेक्शन हो रखा है, तो उसको फाइंड आउट करने की स्टडी को टिश्यू प्रोसेसिंग कहते हैं अपन नॉर्मली। हॉर्निंग क्या होता है, हॉर्निंग एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या किया जाता है, कोई भी नाइफ होता है उसको शार्पनिंग प्रोवाइड की जाती है। एक नाइफ है, ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा बचपन में कुम्हार क्या करते थे, कुल्हाड़ी को शार्प करते थे ना एक स्टोन के ऊपर, सेम ये वही प्रोसेस होता है होनिंग, ठीक है। तो हमारा आंसर जाएगा बी वाला। इन फिक्सेशन ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या किया जाता है, टिश्यू को प्रिजर्व किया जाता है ताकि ऑटोलाइसिस एंड पेट्रिफिकेशन ना हो। अगर वो हो जाएंगे तो टिश्यू क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ द फिक्सेटिव आर यूज टू प्रिजर्व द स्पेसिमेन। बेसिकली अगर आप लोगों से लार्ज, इसमें एक चीज़ मैं आपको पहले समझा दूँ, अगर आपसे लार्ज स्पेसिमेन पूछा जा रहा है तब आपको आंसर अलग देना है, एंड आप लोगों को बेसिक स्पेसिमेन की अगर यहाँ पे बात हो रही है तब आपको आंसर अलग देना है, ठीक है। तो पहले बात करें क्या जो सैंपल से कितना ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। टिश्यू मतलब टिश्यू हमारे पास में है तो उससे ज़्यादा फिक्सेटिव कितना होना चाहिए, 5 to 10% टाइम द बल्क ऑफ द टिश्यू, 15 to 20 और 30 to 40 और मोर देन 50%, ठीक है। अब जैसे मैंने आप लोगों को लार्ज स्पेसिमेन अगर बोल दिया, यहाँ पे पर्टिकुलर मैं लार्ज स्पेसिमेन के लिए पूछ रही हूँ, तो आपका जो सैंपल है ना, मतलब फिक्सेटिव है ना, वो 50 टाइम्स मोर होना चाहिए टिश्यू के कंपेयर में, ठीक है। लार्ज स्पेसिमेन के ये क्राइटेरिया होता है। अब बात कर लेते हैं हम, यहाँ पे सिर्फ हमसे बेसिक सी बात की गई है। तो बेसिकली क्या होता है, कोई भी सिंपल टिश्यू होता है उसको प्रिजर्व करने के लिए आप लोगों को मिनिमम 15 to 20 टाइम्स ज़्यादा फिक्सेटिव होना चाहिए कंटेनर के अंदर। कोई कंटेनर है उसके कंपेयर में उतना फिक्सेटिव होना चाहिए, ठीक है। पर्टिकुलरली अगर स्पेसिफाइड है तो आंसर विल बी द बी ऑप्शन के 15 से 20 टाइम्स एटलीस्ट होना चाहिए। कुछ चीज़ें आपको लर्न भी करनी पड़ेगी कि इतना सैंपल होना चाहिए, तो आपको लर्न करना पड़ेगा। व्हाट इज़ द यूजुअल कंसंट्रेशन ऑफ द कमर्शियल फॉर्मल्डिहाइड अवेलेबल। आपको जब कमर्शियली फॉर्मल्डिहाइड अवेलेबल होती है मार्केट के अंदर, तो उसकी बेसिकली किस कंसंट्रेशन फॉर्म के अंदर वो आपको मिलती है, ठीक है। बेसिकली आप लोगों को पता है कि 10% फॉर्मलिन हम यूज़ करते हैं टू प्रिजर्व द स्पेसिमेन, लेकिन जब आपको मार्केट में वो मिलती है तो कितनी परसेंट में वो मिलती है, क्या 5 to 10% में मिलती है, ठीक है, या फिर हम 15 to 27, 37 to 40 या 40 to 48 तो कौन से मिलती है। जैसे अभी मैंने एक टर्म बोली थी कि हम जब यूज़ करते हैं तो 10% फॉर्मलिन यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आप आंसर उसको 10% नहीं दोगे। हम बात करें कमर्शियली, जब कमर्शियली हमें अवेलेबल होती है तो वो होती है 37 से 40% की अंदर वो हमें अवेलेबल होती है, ठीक है। कमर्शियली वो इतनी परसेंटेज के अंदर अवेलेबल होगी। हम बाद में उसको जब हमें यूज़ करना होता है तो हम डिस्टिल्ड वाटर ऐड करके उसको थोड़ा उसकी जो कंसनट्रेशन को कम करते हैं, ठीक है। वो पर्टिकुलर कितना करना है वो होता है। तो आपको जब अगर कमर्शियली पूछ रहा है तो आपको इतना बोलना है, अगर आपको टिश्यू प्रिजर्वेशन के लिए पूछ रहा है तब आपको 5 to फिर आपको 10% बोलना है। नेक्स्ट बात करेंगे, इन द फिक्सेशन टिश्यू आर कैप्ट इन ए सर्टेन केमिकल एजेंट। जब टिश्यू का फिक्सेशन किया जाता है, ठीक है, जब टिश्यू का फिक्सेशन किया जाता है तो केमिकल, एक सर्टेन केमिकल के अंदर उसको रखा जाता है। उस केमिकल को क्या बोलते हैं, उसको फिक्सेटिव बोलते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलते हैं, क्लियरिंग एजेंट बोलते हैं, एम्बेडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं बेसिकली क्या बोलते हैं, हम उसको फिक्सेटिव बोलते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों के टर्म समझाई थी फिक्सेटिव। फिक्सेशन क्या होता है, फिक्सेशन एक प्रोसेस, देखो फिक्सेटिव तो एक रिएजेंट होता है जो टिश्यू को प्रिजर्व करता है, फिक्सेशन उसका प्रोसेस होता है, उस एंटायर प्रोसेस को करने का जो टर्म होती है फिक्सेशन होती है। नेक्स्ट है 40% फॉर्मल्डिहाइड इज इक्वल टू, बेसिकली जस्ट अभी मैंने आपको इस क्वेश्चन में समझाया था कि जो हम यूज़ करते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि कितनी यूज़ करनी चाहिए, तो 37 से 40% हमें यूज़ करनी चाहिए। तो ये यानी इसको आप क्या कंसिडर करोगे, आप इसको 100% कंसिडर करो, क्योंकि इससे ऊपर फॉर्मल्डिहाइड बनती ही नहीं। इसका एंटायर वीडियो मैंने ऑलरेडी फिक्सेटिव के अंदर पढ़ा रखा, जब मैंने हिस्टोपैथोलॉजी की पूरी सीरीज़ पढ़ाई थी उसके अंदर आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो चाहो तो मैं लिंक डाल दूँगी तो आप देख लेना वहीं से नीचे डिस्क्रिप्शन से।
तो अब हम उस क्वेश्चन की बात करें जिसकी बात करनी चाहिए, ठीक है। तो पूछ रहे कि 40% फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 40% फॉर्मेलिटी वो कितने परसेंट के इक्वल आपको फॉर्मेलिन मिलती है, 25, 50, 75 और 100। तो 40% जो फॉर्मेलिटी होती है, थोड़ा समझना ट्रिकी हो जाएगा आप लोगों के लिए। देखो क्या होता है, जब हमें ये 40% मिल रही है ना, जब आप क्या करते हो, फॉर्मेलिन को वाटर के थ्रू पास आउट करते हो, ठीक है। वाटर है, ये फॉर्मेलिन जा रही है, जब इसको एक एक्सटेंट लेवल तक पास आउट किया जाता है तो 37 से 40% एक ऐसी लिमिट होती है, उसके बाद में ये उसके ऊपर नहीं जा पाती, नहीं जो हमें लास्ट रिजल्ट मिलता है 40% तक ही मिलता है। इसलिए उस 40% को हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, 100%। समझ में आया, ठीक। उस 40% को अब हमने क्या करा, 100% कंसिडर कर लिया। तो इस 100% को जो हमने कंसिडर करा उसका हम 10% बनाते हैं, जब हम यूज़ करते हैं ना उसका 10% बनाते हैं, ठीक है। तो आंसर हमारा जाएगा वो 100% जाएगा, ठीक है। इसकी डिटेल वीडियो मैंने उसमें अच्छे से समझा रखा कैसे हुआ, कैलकुलेटिव मेथड के थ्रू भी बता रखा, तो मैं वो भी वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो वो देख लेना आप लोग, ठीक है। यहाँ पे समझाना बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि वीडियो हमारा बहुत लेंथी हो जाएगा। नेक्स्ट, वाई कॉमनली फॉर्मेलिन इज़ यूज एज अ फिक्सेटिव इन द मोस्ट लेबोरेटरी। कॉमनली फिक्सेटिव ये फॉर्मेलिन को ही क्यों यूज़ किया जाता है एज अ फिक्सेटिव के रूप के अंदर, ठीक है। इट इज़ अ चीप, बेसिकली चीप होती है, सस्ती होती है। इट इज़ अ पेनिट्रेट दैट टिश्यू रैपिडली, इट प्रिजर्व द प्रोटीन एंड ऑल ऑफ दिस। तो क्या वो सस्ती होती है, बेसिकली होती है, ठीक है। वो इजीली आपको अवेलेबल हो जाती है मार्केट के अंदर, दैन वो इजीली टिश्यूज़ को पेनिट्रेट करती है, प्रोटीन को भी प्रिजर्व करती है, एंड इसी वजह से इसका आंसर चला जाएगा हमारा ऑल ऑफ द अबाउ। देन विच स्टेटमेंट अबाउट द फॉर्मेलिटी इज़ फॉल्स। अब ये यहाँ से थोड़े से हाई लेवल क्वेश्चन, वो अब तक बेसिक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स यानी गलत है, किसके बारे में, फॉर्मेल्डिहाइड के बारे में, ठीक है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड एल्डिहाइड फिक्सेटिव हैं, ठीक है। क्या मोस्ट कॉमनली यूज्ड एल्डिहाइड फिक्सेटिव कंसनट्रेटेड फॉर्मेल्डिहाइड इज 40%। दिस इज द बेस्ट फिक्सेटिव फॉर न्यूक्लिक एसिड एंड इट इज़ द वाटर सॉल्युबल। देखो फर्स्ट क्या है, क्या ये फॉर्मेल्डिहाइड की फॉर्म का सबसे कॉमनली यूज फिक्सेटिव है, बिल्कुल। फॉर्मेल्डिहाइड एल्डिहाइड फॉर्म का सबसे कॉमनली यूज फिक्सेटिव फॉर्मेल्डिहाइड होता है। इसकी जो कंसनट्रेटेड फॉर्मेलिन हम 40% तक बना सकते हैं। देन इज इट दिस इज़ द बेस्ट फिक्सेटिव फॉर न्यूक्लिक एसिड। क्या ये बेस्ट फिक्सेटिव है न्यूक्लिक एसिड के लिए, बिल्कुल गलत, ये नहीं होगा। समझाती हूँ कैसे, ठीक है। पहले फोर्थ पॉइंट को समझते हैं। व्हाट इज़ वाटर सॉल्युबल, इट इज़ वाटर सॉल्युबल। तो क्या वाटर सॉल्युबल, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले डायग्राम में बताया था कि हम इसको कैसे बनाते हैं, वाटर की जैसे वाटर को पास आउट करके ये फॉर्मेल्डिहाइड बनाते हैं, तो दैट मीन ये वाटर सॉल्युबल भी हैं। तो अब हम समझते हैं कि ये न्यूक्लिक एसिड के लिए बेस्ट फिक्सेटिव क्यों नहीं है, ठीक है। देखो क्या होता है कि फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है ना, मैंने आप लोगों को समझाया था फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है। फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर एक तरीके से फॉर्मेलिन होता है, ठीक है। फॉर्मेलिन किससे बनता है, फॉर्मेल्डिहाइड से ही बनता है, ठीक है। फॉर्मिक एसिड कह लो या फॉर्मिक एसिड समझ लो आप, ठीक है। एसिड की बात करेंगे यहाँ पर आगे जाके। तो फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है, फॉर्मेल्डिहाइड से बेसिकली क्या होता है, फॉर्मिक बनता है, ठीक है। फॉर्मिक एसिड बनता है। अब ये फॉर्मिक एसिड क्या करता है, धीरे धीरे ना कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ करने लग जाता है। किसकी कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ करने लग जाता है, ये जो फॉर्मेल्डिहाइड का हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग जो है टिश्यू को प्रिजर्व करने वाले हैं, उसकी कंसनट्रेशन को क्या करने लग जाता है, एसिडिक करने लग जाता है, ठीक है। समझ में आ गया, एसिडिक कंसनट्रेशन ही उसने बढ़ा दी, यानी एसिडिक कंसनट्रेशन बढ़ गई। क्यों बढ़ गई, क्योंकि फॉर्मिक एसिड की फॉर्मेशन कंटिन्यू हमारे पास में हो रही है, इसलिए क्या हो गया, एसिड की कंसनट्रेशन बन गई। डायरेक्ट स्पेस छोटा है तो मैं इसलिए ऐसे बना रही हूँ, ठीक है। तो क्या हुई, एसिडिक कंसनट्रेशन बढ़ गई। जब एसिडिक कंसनट्रेशन बढ़ने लग जाती है तो पर्टिकुलरली एसिडिक कंसनट्रेशन क्या करती है, स्टेनिंग को इफेक्ट करती है। पर्टिकुलरली एसिडिक स्टेनिंग किसको अफेक्ट करती है, वो न्यूक्लिक एसिड को अफेक्ट करती है, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, ये ऑलरेडी एसिडिक होता है। अब और एसिड यहाँ पे हम बना रहे हैं तो एसिड क्या करेगा, न्यूक्लिक मटेरियल, ठीक है। न्यूक्लिक मटेरियल जो हमारा प्रेजेंट होगा, न्यूक्लिक एसिड जो प्रेजेंट होंगे उनको वो डिस्ट्रॉय ही कर देगा, एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद में क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देगा। इसीलिए क्या होता है कि ये ना बेस्ट फिक्सेटिव नहीं है न्यूक्लिक एसिड्स के लिए। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब फॉर्मेलिन या फॉर्मेल्डिहाइड को बनाया जाता है तो उसको या तो न्यूट्रल रखा जाता है या फिर उसको एल्कलाइन नेचर के अंदर रखा जाता था, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, फॉर्मिक एसिड तो बनेगा ही बनेगा। अगर वो एल्कलाइन होगा तो धीरे धीरे न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल होगा तो वो धीरे धीरे ही बनेगा, तो इजीली इफेक्ट नहीं करेगा। दैट मीन आपका आंसर जो चला जाएगा वो सी होगा, ठीक है। तो सी हमारा गलत ऑप्शन है। विच वन इज़ नॉट ए साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव, इनमें से कौन सा साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव नहीं है, कार्नोस फिक्सेटिव, कार्ल्स फिक्सेटिव, हुडान सूजा फिक्सेटिव, चैम्पियंस फ्लूइड्स। तो ये सारे के सारे तीनों के तीनों क्या हैं, है
साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव है, फिर ट्रांसड्यूसर फिक्सेटिव जो है वो उसमें आता है, हिस्टोपैथोलॉजिकल फिक्सेटिव के अंदर आता है। अभी आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। इनका वीडियो मैंने ऑलरेडी पूरा कंप्लीट वीडियो बना रखा है फिक्सेटिव में डिटेल के अंदर। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फिक्सेटिव टू द स्पेसिमेन शुड बी। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि ठीक है कितनी वॉल्यूम होनी चाहिए, ठीक है, यानी कितनी ज़्यादा वॉल्यूम आप लोगों की होनी चाहिए, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कितनी वॉल्यूम तक आप लोग यूज़ कर सकते हो स्पेसिमेन और फिक्सेटिव की। तो 10 से 15 या 10 से 20 टाइम्स आप लोग मैक्सिमम मोर रख सकते हो, इतनी आपको नहीं रखनी है। ये जब जाएगी जब लार्ज स्पेसिमेन आपसे पूछा जाएगा। ओके, द आंसर विल बी ए। देन हम जा रहेंगे विच फिक्सेटिव यूज टू प्रिजर्व द न्यूरोलॉजिकल टिश्यू स्पेशली व्हेन गोल्ड एंड सिल्वर इम्प्रेग्नेशन इज एम्प्लॉयड। ठीक है, कौन सा फिक्सेटिव यूज़ किया जाता है न्यूरोलॉजिकल टिश्यूज़ को प्रिजर्व करने के लिए, जब उसका ना स्पेशली गोल्ड एंड सिल्वर इम्प्रेग्नेशन वाले आप उनको यूज़ कर रहे हो। तो ये आपको याद करनी पड़ती कुछ चीज़ें, ठीक है। बफर फॉर्म सुक्रोज हो गया, मर्क्यूरी क्लोराइड हो गया, फॉर्मलिन अमोनियम ब्रोमाइड हो गया, एसिटिक अल्कोहलिक फॉर्मलिन होगा। तो इसका आंसर जो हमारा जाएगा वो सी जाएगा, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल टिश्यूज़ को प्रिजर्व करने के लिए हम फॉर्मलिन अमोनियम ब्रोमाइड को यूज़ करते हैं, ठीक है। देन जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बुक के बारे में बताया, हर एक वीडियो के अंदर मैं आप इस बुक को इसलिए ऐड कर रही हूँ ताकि आप लोगों को इसी तरीके से नहीं, आपको एक जिस टॉपिक को पढ़ना है उस टॉपिक को आप पढ़ के उस तरीके से उसकी जो क्वेश्चन है पर्टिकुलरली आप उनको कंप्लीट कर सको, ठीक है। तो इसमें इस बुक की सबसे स्पेशल बात मैं हर बार बता रही हूँ अपनी वीडियो के अंदर क्या है, इसके अंदर आपके सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज, देन आपके यूनिट वाइज, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद में आपके यूनिट वाइज, देन यूनिट के बाद में आपके टॉपिक वाइज। इस सीरीज़ के अंदर ये पूरी बुक बनाई गई है, ठीक है। टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज आप लोगों को इसमें सारे एमसीक्यूज़ मिलेंगे। इसमें 7200 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज़ आप लोगों के हैं। इसमें कम्प्लीटली इमेज बेस्ड जो आप लोगों के जो एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं वो एमसीक्यूज़ भी इसके अंदर आप लोगों को मिल जाएंगे। पुराने पेपर जैसे कि एम्स है, LLC हो गया, ठीक है, ये LHMC हो गया, ठीक है। RRB का पुराना पेपर भी है, क्योंकि हम वैसे भी RRB की ही स्टडी करें। तो RRB का जो 2019 में जो वैकेंसी आई थी उसका पेपर इसमें यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। ESIC का पेपर भी यहाँ पे अवेलेबल, MP के जो स्टेट एग्जाम्स होते हैं उसका पेपर भी अवेलेबल है। तो आप लोग डेफिनेटली इस बुक को परचेस करें। आप लोगों को जो बुक है ना वो अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट पे इजीली अवेलेबल हो जाएगी, आप जब इसको सर्च करोगे इसी के नाम से, ठीक है। एंड प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। एंड आप लोगों को थर्ड एडिशन परचेस करना है, क्योंकि थर्ड एडिशन में आप लोगों को और भी एडवांस चीज़ें दी गई, लाइक आपके ना जैसे कि मैंने आपको बताया था विद रैशनल्स आप लोगों को सब कुछ मिल रहा है इसमें। एंड इसके अंदर बुलेट पॉइंट्स भी हम लोगों ने ऐड कर रखे, कुछ रिसेंट अपडेट्स भी ऐड कर रखे हैं। तो आप लोग इस बुक को डेफिनेटली परचेस करें। एंड यहाँ पे एक व्हाट्सअप नंबर जो है वो भी आप लोगों को दिया हुआ है, या मैं डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर मेंशन कर दूँगी, तो आप लोग वो भी ले लेना एंड देन गो फॉर द बुक। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा देन यू कैन वॉच द नेक्स्ट वीडियो।